हमने कल इस वीडियो का पार्ट 1, इसमें हम लोगों ने सीरीज़ एक शुरू की थी 100 क्वेश्चंस MCQ क्लास 10 CBSE बोर्ड के लिए। उसमें हम लोगों ने फर्स्ट 7 चैप्टर्स के लिए क्वेश्चन 1 से लेकर 48 तक सवाल सॉल्व किए थे। आज हम उससे कंटिन्यू करने जा रहे हैं, चैप्टर 8 से शुरू करेंगे जो कि ट्रिग्नोमेट्री है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आए हैं, तो शुरू करते हैं। x/3 दिया है 2 sin a, y/3 दिया है 2 cosine a, तो और पूछी है वैल्यू x² + y² की। तो सबसे पहले तो हम लोग x और y को इंडिविजुअली कैलकुलेट करेंगे। x/3 दिया है 2 sin a, इसका मतलब है x इज 6 sin a, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद। सिमिलरली y/3 की वैल्यू दी है 2 cosine a, इसका मतलब है कि y की वैल्यू है 6 cosine a। तो अभी हम लोगों को वैल्यू निकालनी है x² + y² की। तो हम लोग इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, देखते हैं क्या हुआ है। x² की वैल्यू आ जाएगी 6 sin a ब्रैकेट स्क्वायर और 6 cosine a ब्रैकेट स्क्वायर आएगी y² की वैल्यू। तो 36 sin square a + 36 cosine square a, हम लोग उसमें से 36 कॉमन निकालेंगे। अभी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का पता है कि sin square a + cosine square a हमेशा 1 होता है। इन दोनों की टोटल एडिशन सम sin square और cosine की एक सेम एंगल के लिए 1 होती है। तो 36 × 1, तो फाइनल आंसर तुम्हारा आ जाएगा 36, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला सवाल करते हैं, क्वेश्चन नंबर 50 में जाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज 0 < थीटा < 90 डिग्रीज। इसका मतलब है कि ये जो एंगल है थीटा, ये पहले क्वाड्रेंट में है। एंगल पहले क्वाड्रेंट में मतलब 0 और 90 के बीच में है, जहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसकी वजह से सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो पॉजिटिव होते हैं। तो उसमें देखते हैं हम एक 1 बाय 1। पहला फॉल्स है, क्योंकि cos² थीटा + sin² थीटा = 1 होता है, ना कि माइनस। तो ये तो बिल्कुल गलत है। मैंने यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन भी यहाँ से बाजू में लिखा है। तो दूसरा भी फॉल्स है, क्योंकि करेक्ट अल्टरनेटिव, इसका करेक्ट वर्जन क्या रहेगा कि 1 + cot² थीटा = cosec² थीटा। और एक आइडेंटिटी है 1 + sec² थीटा, 1 + tan² थीटा = sec² थीटा। तो बी भी फॉल्स है, सी ट्रू है, sec² - tan² = 1। क्यों? क्योंकि 1 + tan² थीटा हमेशा sec² थीटा रहता है। तो इसका मतलब है sec² थीटा - tan² थीटा हमेशा 1 रहेगा। और डी फॉल्स है, क्योंकि cot और tan में ऐसी कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन की रिलेशन नहीं है। हालांकि ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होने की वजह से आप बोल सकते हो कि cot = 1/tan, तो cot² थीटा = 1/tan² थीटा, लेकिन उसका ऑप्शन डी से कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका आया है ऑप्शन सी। जाते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ cot थीटा। अभी ये क्वेश्चन दिखने में थोड़ा दिक्कत लगेगी, लेकिन हमारे पास नंबर 1 sec थीटा की कोई आइडेंटिटी है। देखते हैं 1 + tan² थीटा = sec² थीटा है। हालांकि हमें tan नहीं चाहिए, cot चाहिए, लेकिन tan एंड cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशो है, तो उनको कन्वर्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे tan² के थीटा के बदले में लिखेंगे 1/cot² थीटा। क्यों? क्योंकि tan और cot एक दूसरे के रेसिप्रोकल रेशो है। तो 1 + 1/cot² थीटा = sec² थीटा। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने से ये आ जाएगा। अभी दोनों साइड का हम लोग स्क्वायर रूट लेंगे, तो न्यूमरेटर अंडर रूट आ जाएगा और डिनोमिनेटर सिर्फ cot थीटा हो जाएगा। तो ये आपका रिलेशन रहा sec और cot में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। इफ sin थीटा = 1, then the value of 1/2 sin θ/2 is what? वेल, sin थीटा 1 कभी रहता है? आपके पास वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल रहेगा। तो हमें मालूम है कि sin 0 0 होता है, sin 30 हाफ होता है, sin 45 1/√2 होता है, sin 60 √3/2 होता है, और फाइनली sin 90 डिग्रीज 1 होता है। अगर आपको दिया है कि sin थीटा अगर 1 है, इसका मतलब है कि थीटा की वैल्यू 90 डिग्रीज है। तो अगर थीटा 90 डिग्रीज है, तो जो एक्सप्रेशन दिया है उसमें वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 1/2 sin θ/2
बनता है 1/2 साइन 90 डिग्रीज बाई 2 और उसकी वजह से आता है 1/2 साइन 45 डिग्री। साइन 45 हमें मालूम है कि 1/√2 होता है, उसकी वैल्यू हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2√2। ये आपका फाइनल आंसर रहेगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन 53 पे ट्रिग्नोमेट्री का। 5 tan थीटा -12 इक्वल टू 0, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या रहेगी? चलो दिए हुए एक्सप्रेशन से एटलीस्ट पहले tan थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 5 tan थीटा -12 इक्वल टू 0 है, तो कुछ मैनिपुलेशन करेंगे और tan थीटा की वैल्यू 12/5 आ जाएगी। अभी इससे हम लोग साइन थीटा या फिर कॉस थीटा की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? एक स्टैंडर्ड ट्रिक है। tan थीटा आपको मालूम है कि tan थीटा का मतलब क्या होता है कि अपोजिट ओवर एडजेसेंट। तो अभी ये 12/5 है, तो इसका मतलब है आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना होगा जिसका अपोजिट साइड थीटा के लिए 12 होगा और एडजेसेंट साइड, लगत की साइड, निकट की साइड 5 रहेगी। तो ऐसे हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और समझो ये राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल थीटा है। अभी हम लोग को इसमें करना क्या है? हम लोग को करना है कि इसकी अपोजिट साइड 12 होनी चाहिए और एडजेसेंट साइड 5 होनी चाहिए, तब tan थीटा बराबर आ जाएगा। तो अपोजिट साइड इसके लिए ये है, तो ये हम लोग 12 मान लेते हैं और निकट की साइड, एडजेसेंट साइड जो कि 5 है, तो ये मान लेते हैं। तो अभी ये अगर 12 है, ये 5 है, ये 90 डिग्री ट्रायंगल है। रिमेंबर ट्रिग्नोमेट्री किसके लिए है? 90 राइट एंगल ट्रायंगल के लिए है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस का इस्तेमाल करके बता सकते हैं कि कर्ण की वैल्यू मतलब हाइपोटेनस की वैल्यू हमें 12 वर्ग प्लस 5 वर्ग 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर अंडर रूट वो 13 हो जाएगी। तो अभी साइन थीटा, अभी हमारे पास तीनों साइडें मिल गई है उस ट्रायंगल की। तो अभी कोई भी हमें वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो होते हैं स्टैंडर्ड, उनमें से किसी की भी वैल्यू पूछे तो हम लोग को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। तो यहाँ पे पूछा है हम लोग को साइन थीटा। साइन थीटा होता है अपोजिट ओवर हाइपोटेनस। तो यहाँ पे अपोजिट तो 12 है, जो तो हम लोगों ने पहले से ही मान ली थी, और अभी हम लोग को कर्ण की वैल्यू मिली, हाइपोटेनस की वैल्यू मिली 13। तो इसका मतलब है साइन थीटा 12 डिवाइडेड बाय अपोजिट डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, सामने वाली भुजा डिवाइडेड बाय कर्ण वाली भुजा, तो 12 डिवाइडेड बाय 13 उसका फाइनल आंसर रहेगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 के पास। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? ये सब्स्टिट्यूशन वाला प्रॉब्लम है, ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ना नहीं है, कैलकुलेशन मिस्टेक्स बिल्कुल करनी नहीं है। tan 30 की वैल्यू स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की रेशियो से हम लोग को मिलते हैं 1/√3। ये वैल्यू आपकी बाय हार्ट एकदम मेमोराइज होनी चाहिए, ताकि आपको अगर आपको प्रैक्टिस करनी है, एक छोटा सा टेबल बना सकते हो और वो टेबल में 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्रीज, और यहाँ पे साइन, कोसाइन एंड टेंजेंट, इतनी वैल्यू याद रखो। रेसिप्रोकल रेशो वो तो निकाल सकते हैं, अगर आप हम लोग को ओरिजिनल 3 रेशो ट्रिग्नोमेट्रिक वाले मालूम रहते हैं तो रेसिप्रोकल रेशो जैसे कि सेक, कोसेक एंड कॉट, वो निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये जो स्टैंडर्ड एंगल है 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आपका पक्का होने चाहिए 3 स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए। तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3, उसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1/√3 tan 30 के बारे में डालेंगे, बदले में डालेंगे, और tan स्क्वायर 30 में भी वही वैल्यू डालेंगे, एक्सेप्ट यहाँ पे उसका वर्ग स्क्वायर करेंगे। तो क्या हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके 3 + 1 4 हो जाते हैं, और यहाँ पे थोड़े कैंसलेशन हो जाएंगे 2/3। अभी डिवाइडिंग बाय फ्रैक्शन इज सेम एज मल्टीप्लाइंग बाय इट्स रेसिप्रोकल। तो आप 4/3 से डिवाइड कर रहे हो, इसका मतलब है 3/4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो। उसका इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं और फाइनल आंसर आ जाएगा √3, क्योंकि √3 और 3 में कैंसलेशन हो जाएगा, √3 बचेंगे, और 2 और 4 में कैंसलेशन होके 2 बचेंगे। नाउ √3/2 इनमें से कौन सी वैल्यू है? साइन 60 √3/2 है, क्योंकि हम लोग का मतलब एक क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन आपको बेसिक मैनिपुलेशन आना चाहिए, वो एक सिंपल सी बात है। लेकिन हम लोग को वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद होना चाहिए। तो फाइनल आंसर है हमारा ऑप्शन ए। चलते हैं क्वेश्चन 55 में। cos थीटा इज √3/2 एंड sin phi इज 1/2, एंड tan
ऑफ थीटा प्लस फाई। अभी जो जैसे हम लोग थीटा मानते हैं, थीटा एक एंगल है, जैसे हम लोग बीजगणित में या फिर अलजेब्रा में एक्स मानते हैं, वाई मानते हैं, जेड मानते हैं, वैसे एंगल के लिए हम लोग थीटा मानते हैं। तो अगर दो एंगल रहेंगे तो आप थीटा 1 थीटा 2 भी मान सकते हैं, लेकिन हालांकि बहुत से परिस्थिति में एक को थीटा मानते हैं और दूसरों को फाई मानते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन फाई होता है, ग्रीक अल्फाबेट है, उसको कोई डरने की बात नहीं है। जैसे आपके पास थीटा है वैसे ही आपके पास एक फाई की वैल्यू रहेगी। तो अगर cos थीटा आपका √3/2 है तो इसके मतलब है थीटा की वैल्यू आपकी 30 डिग्री रहेगी, और साइन फाई की वैल्यू अगर हाफ है तो इसका मतलब है थीटा फाई की वैल्यू भी आपको 30 डिग्री रहेगी। इसके लिए वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो आपको मालूम होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। अल्टीमेटली हम लोग को टैन थीटा प्लस फाई की वैल्यू निकालनी है, और थीटा और फाई दोनों 30 डिग्री आ गए, कोई बड़ी बात नहीं है। टैन 30 + 30 टैन 60 हो जाएगा, और आपको मालूम है कि टैन ऑफ 60 डिग्री आता है √3। तो √3 आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 के पास। साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब आप पहले क्वाड्रेंट की बात करते हैं वो 0 और 90 के बीच में, तो साइन थीटा और कॉस थीटा तभी होते हैं जब थीटा की वैल्यू 45 डिग्री होती है। इसका मतलब है थीटा की वैल्यू 45 है। सिर्फ इसी एंगल के लिए 0 और 90 के बीच की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव होता है, उसी की बात कर रहा हूँ मैं। आप वो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री टेबल का रेशियो देखेंगे तो उसमें सिर्फ 45 डिग्री में साइन और कोसाइन मैच होते हैं। तो थीटा 45 डिग्री रहेगा। अगर उस सिचुएशन में सेक थीटा और टैन थीटा की वैल्यू निकालनी है तो सेक 45 और टैन 45 निकालना है। अभी मुझे भी मालूम नहीं है सेक 45 कितना आता है, टैन 45 1 आता है, जो कि हम लोग स्टैंडर्ड। सेक 45 मुझे याद नहीं है, लेकिन उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे रेसिप्रोकल में। रेसिप्रोकल मतलब सेक डायरेक्ट टेबल में हम लोग याद नहीं रखते, तो सेक के बदले में हम लोग करेंगे 1 कोसाइन, 1 कॉस। तो कॉस की वैल्यू मालूम है, कॉस के बदले में हम लोग डालेंगे 1/√2, और टैन 45 तो 1 होता है, तो 1/1/√2 इज सेम एज √2। तो √2 × 1, फाइनल आंसर आपका आ जाएगा √2। तो ऑप्शन नंबर है बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। सेक स्क्वायर थीटा -1 एंड कोसेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू। तो हमारे पास दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो एंड 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो अभी सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग उसको दूसरी साइड में लेके जाएंगे 1 को, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। और सिमिलरली यहाँ पे भी 1 को दूसरे साइड लेके जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 टैन स्क्वायर थीटा हो गया, और कोसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट स्क्वायर थीटा हो गया। अभी टैन और कॉट एक दूसरे का रेसिप्रोकल रेशियो होने की वजह से कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसका मतलब है टैन स्क्वायर थीटा टाइम्स 1 + tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्योंकि कॉट इज नथिंग बट रेसिप्रोकल रेशियो ऑफ टैन। तो कॉट की वैल्यू 1/tan है, तो कैंसिल हो जाएगा, फाइनल आंसर आपका 1 आ जाएगा। तो ये ऑप्शन बी है। उसके बाद में हम लोग चैप्टर 9 में जाएंगे। चैप्टर 9 में होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, जिसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं डिस्टेंसेस निकालने के लिए, एंगल्स निकालने के लिए। तो होता यह है कि आपको ट्री की हाइट, टावर की हाइट, कार का डिस्टेंस, ऐसे कुछ पूछा जाता है और कुछ एंगल्स दिए होते हैं, उसकी वजह से हम लोग को ये करना होता है। ये अगर आपका चैप्टर 8 पक्का है, स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की डेफिनेशन आपको पता है और वो टेबल अगर पता है, तो इसको ज़्यादा डरने की कोई चीज़ नहीं है। चलो कुछ मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द टावर। अभी शैडो का मतलब क्या है, उसकी परछाई जो है, तो और एक टावर है, और टावर और उसकी परछाई है। तो शैडो की मतलब टावर की परछाई जो शैडो है वो √3 टाइम्स है। चलो एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल है वो टावर है ऑब्वियसली, और ये हॉरिजॉन्टल जो है वो जमीन के निकट जो है वो उसकी शैडो परछाई है। तो उन्होंने दिया है कि अगर 1 है, या फिर आप x भी मान सकते हैं, तो ये उसकी √3 गुना है। अगर ये 1 है तो ये √3 गुना है। तो हम लोग को एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, मतलब ये जो एंगल है वो निकालना है। तो हम लोग को मालूम है कि थीटा इसके लिए ये अपोजिट साइड है और ये निकट की साइड है।
तो अपोजिट ओवर एडजेसेंट इज टैन थीटा। मोस्ट ऑफ द टाइम्स एप्लीकेशन में टैन ज़्यादा आएगा, क्योंकि ये जो डायगोनल साइड है हम लोग वो गिन नहीं सकते, उसको मेजरमेंट आसानी से नहीं कर सकते अनलेस आप अगर पतंग उड़ा रहे हो तो ये रस्सी होती है पतंग की, बट अदरवाइज मोस्ट ऑफ द टाइम्स बिल्डिंग तो वर्टिकल होती है और उसकी परछाई या फिर आदमी ने ट्रैवल किया हुआ डिस्टेंस, चलने लायक जो डिस्टेंस, वो हॉरिजॉन्टल होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन वाले अगर चैप्टर में कुछ क्वेश्चन आता है तो 90% ऑफ द टाइम आपका टैन रेशो आ जाएगा, बहुत ही कम साइन या कोसाइन आ सकता है। तो यहाँ पे टैन थीटा की वैल्यू है 1/√3 और हम लोग को मालूम है कि ये कभी होता है जब थीटा 30 डिग्री होता है, तो आपका फाइनल आंसर है 30 डिग्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एट सम टाइम ये सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे डिफरेंस है कि टावर की हाइट और शैडो जो पिछले क्वेश्चन में √3 टाइम्स थी, इसमें वो इक्वल है। ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, क्योंकि वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल हाइट डिस्टेंसेस सेम कभी होते हैं जब वो एंगल 45 डिग्री रहता है। आपके कंपास बॉक्स में ट्रायंगल 2 रहेंगे, उसमें देखो एक 45, 45, 90 वाला ट्रायंगल रहेगा, उसमें ये दोनों साइडें सेम होती हैं। और आप देखेंगे तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, तो दोनों साइड दोनों सेम। तो आपको अगर ट्रिग्नोमेट्री नहीं भी आती है तो भी आप 45 डिग्री आंख बंद कर सके लिख सकते हो, क्योंकि ये एक समद्विभुज त्रिकोण हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, और ये 90 डिग्री है, ये दो साइड सेम है, तो इसका मतलब है ये दो एंगल भी सेम है। तीनों एंगल 180 होते हैं, उसमें से 90 निकालो और बाकी को आधा आधा बांट दो तो 45 आ जाएगा। तो अगर दो चीज़ें इक्वल होती है तो एंगल हमेशा 45 होता है। ट्रिग्नोमेट्री से करना चाहते हो वैसे भी कर सकते हैं। अपोजिट साइड 1 है, निकट की साइड एडजेसेंट साइड 1 है, तो टैन थीटा इस वक्त में 1/1, इसका मतलब है 1 आ जाएगा। टैन थीटा 1 कभी होता है जब थीटा 45 डिग्री होता है, जो कि आपका आंसर है। तो योर ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू नेक्स्ट चैप्टर, सर्कल्स। इसमें है क्वेश्चन नंबर 60 इन द गिवन फिगर। चलो देखते हैं फिगर में क्या दिया है। ए बी एंड ए सी आर टेंजेंट्स टू द सर्कल। तो इसका मतलब है कि वो स्पर्शिका है और वो सर्कल को एक ही पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, छेदती है। तो यहाँ पे क्या ये एंगल 90 डिग्री रहेगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये कॉर्ड है, जीवा है। तो जब तक आप सेंटर से कनेक्शन नहीं कर सकते तब तक आप ये 90 डिग्री नहीं कर सकते। अगर आप उस चीज़ को इस्तेमाल करना है तो आई स्ट्रांगली सजेस्ट कि आप सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर लो, तो आपको एक एक्स्ट्रा चीज़ है यहाँ पे 90 डिग्रीज और इस्तेमाल करने मिलेगी, क्योंकि लाइन जॉइनिंग सेंटर से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये जो है वो हमेशा टेंजेंट को 90 डिग्री पे रहेगी। तो इसका मतलब है अगर ये पूरा 90 है और इसमें 42 है तो ये 48 रहेगा। और क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, समद्विभुज त्रिकोण है, और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, अगर ये 48 रहेगा तो ये भी 48 रहेगा। और तो इसका मतलब है ये जो एंगल है BAC, यहाँ पे A होना BAC, ये यहाँ पे A है। तो सबसे पहले तो हम लोग ये एंगल निकालेंगे 180 माइनस 96 कहाँ से आ गया? 48, 48, 96, तो 84 आ गया। अभी ये पूरा क्वाड्रिलेटरल हो गया, कौन सा? AB सेंटर टू C, तो इसमें टोटल 360 रहेगा, उसमें से दो तो 90 मतलब 180 हो गए। तो इसका मतलब है ये और ये दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएंगे, उसमें से ये 84 है तो ये 96 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर 96 डिग्रीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 पे। इन द गिवन फिगर देखते हैं फिगर क्या है। QR इज द कॉमन टेंजेंट टू गिवन सर्कल्स। इफ AP इज इक्वल टू 4.2, लेंथ ऑफ QR कितनी है? तो AP दी है आपको 4.2। यहाँ पे AP और QP सेम रहेगा, क्योंकि एक एक्सटर्नल पॉइंट है और सर्कल को अगर टेंजेंट करते हैं तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन सेगमेंट्स है वो इक्वल रहते हैं। तो अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 रहेगा। एंड देन हम लोग इसको रिपीट कर सकते हैं दूसरे सर्कल के बारे में। तो यहाँ पे अगर ये 4.2 है तो ये भी 4.2 रहेगा। तो क्वेश्चन पूछा है QR 4.2 प्लस 4.2 दोनों को ऐड करके 8.4 आ जाएगा, जो कि आपका फाइनल आंसर है।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 पे, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स दैट कैन बी ड्रॉन। थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं है। दो सर्कल है और कैसे है, जरूरी नहीं है कि तो वो सेम रेडियस के रहेंगे, ऐसे कुछ भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ये कीवर्ड है यहाँ पे क्वेश्चन में, ये मेंशन किया है इंटरसेक्टिंग एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। इसका मतलब है वो एक दूसरे के बिल्कुल बाहर है, नहीं, एक पॉइंट पे टच कर रहे हैं, नहीं, वो एक दूसरे को दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ऐसे सिचुएशन में मैं एक ऐसे टेंजेंट निकाल सकता हूँ और एक दूसरी टेंजेंट निकाल सकता हूँ, तो उसका आंसर आएगा C2। चलते हैं क्वेश्चन 63 पे। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेंटर एंगल इज 90 डिग्रीज एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर्स। तो इसमें देखते हैं कि एक यहाँ पे सेंट्रल एंगल 90 डिग्री है, तो यहाँ पे छोटा सा मैंने आर्क निकाला है पीले कलर में, येलो में, आई होप कि आपको वो दिखता होगा, लेकिन इसका सेंट्रल एंगल है, मतलब वो इट्स अ पार्ट ऑफ द सर्कमफरेंस, इट्स अ पार्ट ऑफ द आउटर पेरिफेरी ऑफ द सर्कल। तो ये पूरा सर्कल नहीं है, उसका एक चौथाई सर्कल है, तो इसका मतलब है 90 डिग्री उसका कनेक्शन एंगल रहेगा। अगर रेडियस उसके दो एंड पॉइंट्स अगर सेंटर को कनेक्ट किए तो वो 90 डिग्रीज आता है। तो यहाँ पे ये दोनों डॉटेड लाइनें एक दूसरे को 90 डिग्रीज में कनेक्ट कर रही है, और रेडियस तो दिया है 7। अभी आर्क लेंथ और सरकमफरेंस में कनेक्शन है। जब पूरा सर्कल होता है तब 360 डिग्री होता है, तो पूरे सर्कल का सरकमफरेंस आता है 2πr। लेकिन ये पूरा सर्कल हम लोग को इंटरेस्ट नहीं है इसमें, इसमें सिर्फ है एक चौथाई, मतलब 90 डिग्री। तो जितना एंगल है उसका प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। तो अगर ये 90 डिवाइडेड बाई 1 360 डिग्री है तो एक चौथाई हो जाएगा। तो 2πr का अगर पूरे सर्कल का 360 होने के बाद में 2πr होता है, तो 90 का एक चौथाई हो जाएगा, और वो अपने आप एक चौथाई रेशो 1/4 रेशो इधर आ जाएगा। And then we can cancel this 2/4, 2 remains. We can cancel this 7/7, and finally 22/2 remains, which is 11. तो आपका फाइनल आंसर 11 आ जाएगा। यूनिट्स आपके सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग को लेंथ कैलकुलेट करनी थी। तो आपका ऑप्शन है ये ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन 64 पे। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल ऑफ 9 सेंटीमीटर रेडियस फ्रॉम अ पॉइंट। छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं। एक सर्कल है जिसका रेडियस दिया है 9 सेंटीमीटर, और एक पॉइंट है जो सर्कल से बाहर है, वहाँ से एक टेंजेंट निकाली। ये टेंजेंट की जो रेखाखंड है, लाइन सेगमेंट है, उसकी लंबाई दी है 41 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, सवाल ये है कि उसी पॉइंट से जो सर्कल से बाहर है, अगर सेंटर को डायरेक्ट कनेक्शन किया जाएगा तो उसकी लाइन कितनी होगी। तो सबसे पहले तो हम लोग रेडियस का लाइन निकाल लेते हैं जो कि 9 है, और अभी हमें कौन से लाइन में इंटरेस्ट है मार्क करते हैं। जो मालूम है ये 90 डिग्री रहेगा, क्योंकि टेंजेंट और रेडियस वेक्टर हमेशा 90 डिग्री में होते हैं। तो यहाँ पे ये 41 है, ओके, और यहाँ पे ये 9 है। तो अभी ये राइट एंगल होने की वजह से हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ये समझो x मानी, तो हम लोग बोल सकते हैं कि 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये जो 41 है वो हमारा हाइपोटेनस कर्ण रहेगा। लाइन सेगमेंट अपोजिट टू 90 डिग्रीज इज ऑलवेज हाइपोटेन्यूज। ये 90 डिग्री के सामने वाली, बिल्कुल सामने वाली जो साइड है वो आपकी है कर्ण, जो सबसे लंबी रहेगी इस ट्रायंगल में। तो इसमें इक्वेशन लिखते वक्त कुछ गड़बड़ नहीं करना है। लॉन्गेस्ट साइड शुड बी आइसोलेटेड, वो हमेशा सिंगल होनी चाहिए। तो 9 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 41 स्क्वायर। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 41 स्क्वायर। 41 का स्क्वायर 1681 आता है। 9 स्क्वायर आता है 81, उसके सब्सट्रैक्ट करने के बाद में 1600 और स्क्वायर रूट लेने से x की वैल्यू आ जाएगी 40 सेंटीमीटर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। इन द गिवन फिगर, लेट्स से क्या फिगर दी है, mn इज द कॉर्ड एंड टेंजेंट ml मेक्स एंगल 70 डिग्री विद mn। तो ऐसे कुछ तो डायग्राम दी है। अभी ये बचा हुआ एंगल 20 डिग्री दिया नहीं है। मैंने कैसे निकाला? टेंजेंट और रेडियस, क्योंकि O सेंटर है तो एंड M पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है, तो AM OM को कनेक्ट किया जाएगा तो वो रेडियस हो जाएगा, और वो टेंजेंट को हमेशा 90 डिग्री ओवरऑल टोटल में इंटरसेक्ट करेगा। उसमें से ये 70 दिया है तो ये बचा हुआ 20। अब ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्यों? क्योंकि OM भी त्रिज्या है, रेडियस है, और ON भी रेडियस है।
तो दोनों मिलके आपका 20-20 हो जाएगा और ये बचा हुआ 180 में से, तो 180 -20 आपका 140 आ जाएगा, आपका ऑप्शन बी रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। इन द गिवन फिगर, देखते हैं फिगर में क्या है, क्या दिया है। ए बी बी सी, ये सिमेट्रिकल फिगर है क्योंकि ए बी और बी सी दोनों इक्वल दिए हुए 10 सेंटीमीटर, और ए सी दिया है 7 सेंटीमीटर। तो अभी ये एक्चुअली आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसके अंदर पी क्यू आर एक कनेक्टिंग पॉइंट्स और टेंजेंसी हो गए। तो ये सिमेट्रिकल फिगर है, ए आर और आर सी इकट्ठा रह गया। अगर बी से आपने आर को ज्वाइन किया तो आपका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर रहेगा ए आर सी के लिए। तो ए आर और आर सी हाफ एंड हाफ रहेंगे, ये 3.5 ये 3.5 है। अभी ये पॉइंट ए को कंसिडर करेंगे तो एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ से दो टेंजेंटें निकाली है तो टेंजेंट्स उनकी सेम रहेगी। तो अगर ये 3.5 है, 3.5 है, तो ये भी 3.5 है। सिमिलरली आई कैन यूज द सेम लॉजिक, यही लॉजिक मैं सी के तरह इस्तेमाल कर सकता हूँ और बोल सकता हूँ कि क्यू सी भी 3.5 है। तो अभी ए भी पूरा 10 सेंटीमीटर है, उसमें से 3.5 हटा दिया जाएगा तो 6.5 बचता है पी बी, एंड दैट्स व्हाट एग्जैक्टली इज बीइंग आस्क्ड। पी बी की वैल्यू, बी पी की वैल्यू 10 माइनस 3.5 इज इक्वल टू 6.5 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। चलते हैं क्वेश्चन 67 पे। इन द गिवन फिगर, देखते हैं फिगर में क्या दिया है। एक सर्कल दिया है, उसको टेंजेंट दिए है, ओ सेंटर पॉइंट है। अभी सवाल यह है कि उन्होंने दिया है ये जो टेंजेंट पी ए एंड पी बी दिए हैं, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ पी ए पी बी क्या है। पी ए एंड पी बी ये दो टेंजेंट्स है और ये दोनों टेंजेंट एक दूसरे को 90 डिग्री में करती है। ये स्पेशल केस है, हमेशा वैसे नहीं होता है, इस क्वेश्चन में ही होता है। लेकिन हमेशा क्या होता है, ये ए पे जो 90 डिग्री है वो हमेशा होगा। क्यों? क्योंकि ये टेंजेंट है, ये रेडियस वेक्टर है, ये एक दूसरे को हमेशा 90 डिग्री पे ही कनेक्शन करेंगी एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। और एंगल बी वो भी हमेशा 90 होगा क्योंकि सेम लॉजिक, पी बी टेंजेंट है, ओ बी रेडियस वेक्टर है, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी पे हमेशा वो 90 डिग्री ही होगा। लेकिन ये 90 डिग्री हमेशा नहीं होगा, इस क्वेश्चन में हो रहा है क्योंकि उन्होंने दिया है बिकॉज दीज टू टेंजेंट्स आर इंटरसेक्टिंग परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अभी तो इसका मतलब है 3 एंगल तो 90-90 हो गए, तो ये तुम्हारा रेक्टेंगल हो गया, और उसमें भी ये और ये सेम है, रेडियस, तो मेरे ख्याल से ये स्क्वायर हो सकता है। चलो देखते हैं क्या होता है। लेंथ ऑफ ए बी पूछिए, तो ए से बी अभी देखो कैसे निकालेंगे इसको। ये 5 है, ये 5 है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तो 5 और ये निकालना है, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर करके 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल टू 50 हो जाता है, उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 5√2 आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 68 में जाते हैं। ए बी एंड सी डी आर टू कॉर्ड्स ऑफ सर्कल इंटरसेक्टिंग। अभी ये क्वेश्चन में थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको कि कुछ तो उन्होंने ऐसे डायग्राम दिया है और पूछा है कि कौन से दो ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। अभी सिमिलैरिटी के अनेक टेस्ट है। कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलैरिटी में आपको मिक्स नहीं करना है। कॉन्ग्रुएंसी आपका 9th स्टैंडर्ड में था, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंड साइड, ये सब वो कॉन्ग्रुएंसी के लिए, मतलब एक रूपता के लिए। ये एक्चुअली मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल दिखाना है तो कॉन्ग्रुएंसी आता है, लेकिन यहाँ पे सिमिलैरिटी है, समरूपता है। इसका मतलब है कि वो मतलब एग्जैक्ट आइडेंटिकल नहीं है, लेकिन कुछ तो उनमें रिलेशन है। जैसे कि मैं और मेरी फ़ोटो, ये अगर मेरी फ़ोटो मेरे पे चिपकाने जाओगे तो मेरी फ़ोटो बहुत ही छोटी रहेगी, और तो मतलब लेकिन कुछ तो कनेक्शन है जिसकी वजह से मेरी फ़ोटो देखने के बाद पता चलता है कि ये यही व्यक्ति है। तो समरूपता में क्या होता है कि चीज़ें होती है प्रोपोर्शनल, तो प्रोपोर्शनल होने की वजह से हम लोग को एक चीज़ अगर दुगनी है तो दूसरी चीज़ भी दुगनी होती है, तीसरी चीज़ भी दुगनी होती है, मतलब एक पर्टिकुलर मल्टीपल में होती है तो सभी चीज़ें उसी पर्टिकुलर मल्टीपल में होती है। उसकी भी कोई टेस्ट है। वन ऑफ द टेस्ट इज एंगल, 3 एंगल। अभी 3 एंगल दिखाने की जरूरत नहीं है, अगर 2 एंगल मैच होते हैं 2 एंगल से, तीसरा ऑटोमेटिकली मैच होता है। तो यू कैन से ए, बट इन रियलिटी इवन इफ यू जस्ट से ए 2 बार दिखा, तो क्योंकि अगर 2 एंगल मैच कर रहे हैं 2 एंगल से, तो तीसरा 180 माइनस करके ऑटोमेटिकली अपने आप मैच हो जाता है। तो देखते हैं कि कौन से 2 ट्रायंगल में
तीन एंगल या फिर एटलीस्ट दो एंगल मैच हो रहे हैं। सबसे पहले तो ये एंगल इससे मैच हो रहा है, येलो डॉट में जो दिखा रहा हूँ, तो उसमें क्या है कि वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइन है एक दूसरे को करेंगे तो वर्टिकली अपोजिट होने की वजह से ये येलो डॉट से मैच होगा। और एक पेयर हम लोग को चाहिए, तो वो ये और ये है। अभी इसमें थोड़ी सोचने वाली चीज़ है, क्योंकि AC कॉमन कॉर्ड है। अभी ये कॉमन कॉर्ड सरकमफ्रेंस के कोई भी पॉइंट को अगर कनेक्ट करते हो, D पॉइंट इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, इधर भी रहेगा, किधर भी रहेगा, सिमिलरली B पॉइंट इधर भी रहेगा, एज लॉन्ग एज दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ द कॉर्ड एंड बिलोंग टू द सेम सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ द सेम सर्कल, आपका ये ब्लू डॉट वाला एंगल और ये ब्लू डॉट वाला एंगल सेम रहेगा। तो इसका मतलब है दो एंगल से मैच हो रहे हैं, तो तीसरा ऑटोमेटिकली मैच होगा। तीसरा कौन सा होगा? ये A वाला जो छोटा एंगल है और जो C वाला छोटा एंगल है। तो इसका मतलब है कि कौन से दो ट्रायंगल अभी सिमिलर है, तो यहाँ पे मैंने एक को शेड किया यहाँ पे और दूसरे को भी ऐसे शेड किया। ये जो दो ट्रायंगल है वो एक दूसरे से सिमिलर है। तो लिखते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना है, ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। रीजनिंग जो मैंने अभी बताया वो मैंने लिखा है यहाँ पे। तो ADP ट्रायंगल और CPP AA टेस्ट से, मतलब दो एंगल मैच होते हैं दो एंगल से। आपका फाइनल आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन 69 में क्या होता है? क्वेश्चन 69 में इन द गिवन फिगर क्वाड्रिलेटरल PQRS सर्कमस्क्राइब। सर्कमस्क्राइब का मतलब है कि बाहर से कनेक्शन, मतलब सर्कल के बाहर क्वाड्रिलेटरल है, और यहाँ पे सर्कल इंस्क्राइब है, क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है। जो इंस्क्राइब होता है वो अंदर होता है, सर्कमस्क्राइब जो बाहर होता है। इसमें देखा क्या है कि क्वाड्रिलेटरल जो चौरस है, चौकोन है, वो बाहर है, तो PQRS। चलो ठीक है। तो अभी ये सब टेंजेंट है, सर्कमस्क्राइब मतलब बेयरली वो एक कट टू कट फिट है। तो इसका मतलब है जो चारों साइडें हैं वो टेंजेंट है, बेयरली टच कर रही है एक पॉइंट में। तो हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट का जो थ्योरम है, ये S को करेंगे, SD और SC सेम रहेंगे। सिमिलरली RC और RB सेम रहेंगे, क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट ने टेंजेंट निकाल रहे हैं इसी सेम सर्कल को। सिमिलरली QA और QB सेम रहेंगे, और P अगर एक्सटर्नल पॉइंट कंसिडर किया जाएगा तो PD और PA सेम है। तो कैसे आ जाएगा इसका? PA इक्वल टू PD, PA इक्वल टू PD, यस। QA इक्वल टू QB, यस। RB इक्वल टू RC, RB इक्वल टू RC, यस। एंड SC इक्वल टू SD। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? PA प्लस CS। PA के बदले में हम लोग PD लिखेंगे, CS के बदले में हम लोग SD लिखेंगे या फिर DS लिखेंगे। तो PD प्लस DS हो जाता है तो हमारा PS, तो हमारा आंसर हो जाएगा PS, जो कि आपका ऑप्शन नंबर C है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। इन द गिवन फिगर TA इज टेंजेंट टू द सर्कल। ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन है, क्योंकि ये टेंजेंट है, ये एंगल 30 डिग्री है। आप चाहिए तो 30, 60, 90 का जो थ्योरम है उससे करवा सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री से करवा सकते हैं, तो और भी आसान हो जाता है। तो अभी देखते हैं कि TA पूछी है, TA। तो टेक्निकली अगर लाइन जॉइनिंग करोगे तो ये हमेशा 90 डिग्री पे रहेगा। तो 90 डिग्री में ये राइट एंगल होने की वजह से आप ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल कर सकते हो कि 30 की निकट की, मतलब यहाँ पे TA साइड पूछी है और ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो अभी ये आपकी एडजेसेंट हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई। तो cos 30, क्योंकि cos हमेशा एडजेसेंट ओवर हाइपोटेनस होता है, तो एडजेसेंट हो गई x, हाइपोटेनस हो गया आपका 4। cos 30 की तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, टेबल में से आ जाती है, कौन कितनी है, √3/2, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2√3 सेंटीमीटर। आपका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन A। चलते हैं क्वेश्चन 71 पे। इन द गिवन फिगर, अगेन क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है क्या है? x की वैल्यू पूछी है। तो सबसे पहले तो ये तो गिवन डायग्राम है, x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस ट्रायंगल TPO। TPO एक राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है, जो कि दिया नहीं है उन्होंने, लेकिन ये टेंजेंट हमेशा रेडियस वेक्टर को परपेंडिकुलर होता है। तो ये 90 होने की वजह से ये बचा हुआ एंगल यहाँ पे O पे है, वो आपका आ जाएगा कितना? 180 माइनस दिस थिंग, एंड x की वैल्यू, यहाँ पे शायद मैंने थोड़ा सा मिस्टेक किया है, ये वैल्यू
65, लेकिन ये एंगल नहीं पूछा था, एक्स एंगल पूछा था, तो दैट विल बी 180 माइनस 65, दैट वुड बी 25 प्लस 90। आंसर आपका 115 होना चाहिए, मेरे से मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक 6 सेंटीमीटर लॉन्ग। अभी इसमें प्रोपोर्शन का इस्तेमाल करना है। 12 घंटे में मिनट हैंड नहीं है, ये आवर हैंड है, वो पूरा एक रोटेशन कवर करता है 360 डिग्री में। इसका मतलब है 1 घंटे में आवर हैंड सिर्फ 30 डिग्री में घूमता है, 360 डिवाइडेड बाय 12, तो 60 मिनट में 30 डिग्री घूमता है, तो 35 मिनट में कितना घूमेगा, 35 डिवाइडेड बाय 2, दैट्स 17.5, लेकिन इन्होंने फ्रैक्शन में ही रखा है, तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन बी। एरिया रिलेटेड टू सर्कल, एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड, इंस्क्राइब मतलब अभी स्क्वायर को सर्कल के अंदर रखना है। एरिया ऑफ द स्क्वायर, स्क्वायर इज इंस्क्राइब, सर्कल इज सर्कमस्क्राइब, तो स्क्वायर अंदर है, सर्कल बाहर है। तो समझो मैंने एक ऐसा निकाला स्क्वायर, तो इसका मैक्सिमम ऐसे स्क्वायर का एरिया कितना रहेगा, तो रेडियस दिया है 5√2, तो इसका मतलब है उसका अगर x एंड x रहेगा तो x√2 रहेगा, लेकिन यहाँ पे ये जो x√2 है वो रेडियस नहीं है, वो डायमीटर है। तो नाउ लेंथ ऑफ दिस डायगोनल इज इक्वल टू डायमीटर ऑफ द सर्कल। लेंथ ऑफ द डायगोनल x√2 आ गया, क्योंकि अगर हम लोगों ने x और x मानी तो, और डायमीटर ऑफ द सर्कल इसका हमेशा दुगना आ जाएगा, तो कि 10√2 आ जाएगा। तो उसको कंपेयर करेंगे तो x की वैल्यू 10 आ जाती है, लेकिन x की वैल्यू नहीं पूछी है, उन्होंने पूछा है एरिया, तो एरिया की वैल्यू आ जाती है x का स्क्वायर, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एरिया का x स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर की वैल्यू हो जाती है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन 74 पे चलते हैं। लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ए सर्कल रेडियस 12 इज 10 पाई, तो एंगल सबटेंडेड कितना रहेगा, तो आर्क लेंथ का हमेशा एक फॉर्मूला है थीटा बाय 360। रिमेंबर 360 बोलेगा तो पूरा सर्कल, और थीटा बोलेगा तो पार्शियल, विच इज लाइक आर्क और सेक्टर, तो उतना प्रोपोर्शनेट होता है। अगर लेंथ करना है तो सरकमफरेंस का उतना फ्रैक्शन ले लो, एरिया करना है कि एरिया का फ्रैक्शन ले लो। तो यहाँ पे पूरे सर्कल का सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, और उसका फ्रैक्शन लेना है थीटा बाय 360 से, तो आपका जो आ जाएगा आंसर वो करेक्ट रहेगा। आर्क लेंथ दिया है 10 पाई, वो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, रेडियस की वैल्यू 10 दी है, पाई पाई कैंसिल करेंगे, और आपका थीटा का वैल्यू आ जाएगा 150 डिग्री से, क्योंकि आपका आंसर है डी। क्वेश्चन 75 में चलते हैं। पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर विद सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, मतलब यहाँ पे पूरा सर्कल नहीं है, सेक्टर है, तो सेक्टर का पेरीमीटर कितना आता है 21 सेंटीमीटर, उसका फ्रैक्शन है, तो आर की वैल्यू 21 दी है, खाली सब्स्टिट्यूट करना है 60 टाइम्स दिस वन, तो आपका आंसर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर। अभी ये पेरीमीटर मैंने मार्क किया है, लेकिन अभी हाउ यू इंटरप्रेट दैट क्वेश्चन, अभी सेक्टर बोला है तो सेक्टर में रेडियस प्लस रेडियस एंड प्लस आर्क लेंथ, अगर वो करना है तो आपका 42 प्लस नहीं, लेकिन वो ऑप्शन में नहीं है, तो ये 22 इज अ फाइनल आंसर। ठीक है। हॉर्स इज टाइड, ये शायद मैंने क्वेश्चन इससे लिया है टेक्स्ट बुक में से, तो मैं पहले डायग्राम दिखाता हूँ। यहाँ पे एक स्क्वायर फील्ड है, और उसमें एक कॉर्नर पे 15 मीटर का उसका साइड है, उसके एक कॉर्नर पे एक घोड़े को बंधाया गया है, और उसकी रस्सी का लेंथ है 5 मीटर, तो वो ऑब्वियसली वो क्वार्टर सर्कल में ही घूमेगा, क्योंकि रस्सी की लेंथ 5 मीटर की है। तो क्वेश्चन ये है कि कितना एरिया का घास वो घोड़ा खा सकता है, तो बेसिकली 1/4 क्वार्टर सर्कल का हम लोग को एरिया निकालना है, जिसकी रेडियस 5 मीटर है। अभी ये 5 मीटर कहाँ से आ गया, क्योंकि उसका जो रस्सी है उसकी लेंथ 5 मीटर, तो ये 15 मीटर का कुछ लेना देना नहीं है, वो ऐसे ही दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो फाइनल आंसर आ जाएगा, पूरा एरिया आता है पाई आर स्क्वायर, 1/4 का आ जाएगा पाई बाय 4 आर स्क्वायर, तो पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.4 दी थी क्वेश्चन में, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 19.625 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक्चुअली मीटर स्क्वायर होना चाहिए, सेंटीमीटर नहीं, तो आपका आंसर ए होता है। रेशो, अभी क्वेश्चन
चैप्टर 12 में जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 77 पे। तो रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया टू सॉलिड हेमिस्फीयर स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो सरफेस टोटल सरफेस एरिया आपका रहेगा 2 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर है। अगर पूरे स्फीयर का लोगे तो 4 पाई आर स्क्वायर रहेगा, हाफ का लोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर, आधा रहेगा उसके, और प्लस उसका जो कवर रहेगा जो बेस का उसका पाई आर स्क्वायर, तो आएगा टोटल 3 पाई आर स्क्वायर। और स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, उसके रेडियस जैसे स्क्वायर का सरफेस एरिया लिया तो सिर्फ आर स्क्वायर आ जाएगा, तो उनका रेशो 3:1 आ जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। सो 3:1 इज योर आंसर। क्वेश्चन 78 में चलते हैं। इफ एरिया ऑफ द बेस ऑफ अ कोन इज 51 सेंटीमीटर एंड वॉल्यूम इज 85 सेंटीमीटर क्यूब, सो वर्टिकल हाइट कितनी रहेगी? अभी दोनों फार्मूला में ये वैल्यू डालनी है, कुछ मैनिपुलेशन करना है, देखते हैं क्या होता है। वॉल्यूम, कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम के 1/3 विद सेम रेडियस एंड सेम हाइट। तो वॉल्यूम ऑफ कोन विल बी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें वैल्यू डाल के एच की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कैंसलेशन करेंगे, एच की वैल्यू 5 आती है, और दैट्स योर आंसर। चैप्टर 13 में जाते हैं स्टैटिस्टिक्स में। फॉर द डेटा इफ द मीन इज 7, मीन का मतलब है एवरेज, सबको टोटल करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस करना है। तो वैल्यू ऑफ एक्स कितनी आएगी? सबकी टोटल करेंगे और डिवाइड बाय 7। अभी डिवाइड बाय 7 क्यों किए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 ऑब्जर्वेशन है, इसके लिए 7 से डिवाइड किया, और 7 यहाँ पे जाएंगे तो 49 हो जाएगा। तो कैंसलेशन करके एक्स की वैल्यू 3 आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 80 में जाते हैं। आफ्टर एन एग्जामिनेशन द टीचर वांट्स टू नो द मार्क्स ऑब्टेन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ये यहाँ पे कीवर्ड है कि टीचर को एवरेज नहीं निकालना है, टीचर को मिडल वैल्यू नहीं चाहिए, टीचर को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कितने मार्क्स मिले। तो यहाँ पे कीवर्ड को मैं अंडरलाइन करूँगा। देखो यहाँ पे 3 चीज़ें होती है। एक तो होता है मीन, मीन का मतलब है एवरेज। मीडियन के मतलब है सबको लाइन में खड़ा करो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, और जो बीच वाला बच्चा है उसकी हाइट is the middle observation when things are arranged either in ascending or descending order। लेकिन मोड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की क्या वैल्यू। तो यहाँ पे कीवर्ड क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचर को पता करना है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को कितने मार्क मिले। तो यहाँ पे वो एवरेज निकालने की नहीं बोल रहे, यहाँ पे वो मिडल वैल्यू की भी बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे वो मोड की वैल्यू कर रहे हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन बी, मोड। तो चलते हैं क्वेश्चन 81 पे। इफ द मीन एंड मोड ऑफ द डेटा दे दिए हुए, एक इंपेरिकल रिलेशन दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, हालांकि ज़्यादा से क्वेश्चन उसमें सॉल्व नहीं किए हैं। वो इंपेरिकल रिलेशन 3 टाइम्स मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 टाइम्स मीन। इसमें से कोई भी 2 चीज़ें अगर पता होती है तो तीसरी चीज़ हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो इसमें मीडियन अभी पता नहीं है, लेकिन मीन दिया है 24 और मोड दिया है 12। तो कैसे करेंगे? 3 टाइम्स मीडियन विल बी 60 और मीडियन विल बी जस्ट 20। ऑप्शन सी इज योर एक्चुअल आंसर। चलते हैं क्वेश्चन 82 पे। द डिफरेंस ऑफ मोड एंड मीडियन। अब ये क्वेश्चन लगता है डिफिकल्ट, लेकिन उतना है नहीं। चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास वही एम्पिरिकल रिलेशन है जो कि एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। उसमें हम लोग थोड़ा सा एडजस्टमेंट करेंगे। डिफरेंस दिया है, मतलब मोड और मीडियन में से डिफरेंस दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे? 3 मीडियन के बदले में लिखेंगे यहाँ पे 2 मीडियन, और 2 मीडियन प्लस मीडियन। अभी ऐसे क्यों कर रहे हैं हम लोग? ये ट्रिक है, क्योंकि हम लोग को डिफरेंस दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे? इस मोड को मैं उस साइड लेके जाता हूँ, ओके, या फिर उस 2 मीन को मैं इधर लेके जाता हूँ। तो अभी ट्वाइस मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू मोड माइनस मीडियन। तो मोड माइनस मीडियन हम लोग को 24 दिया हुआ है, ये साइड वाला। तो मीडियन माइनस मीन, हम पूछा क्या है हम लोग को? डिफरेंस बिटवीन इट्स मीन एंड मीडियन। तो अभी ये तो 12 आ जाएगा। तो दैट्स योर आंसर। तो इंडिविजुअल वैल्यू का कुछ लेना देना है ही नहीं, खाली डिफरेंस पूछा है। अभी ये पॉसिबल है क्योंकि ये जो नंबर्स है, एक साइड में 3 है, दूसरे साइड में 2 है, तो थोड़ा सा उसको एडजस्टमेंट करके हम लोग करवा सकते हैं, बिकॉज द कोएफिशिएंट्स आर इन सच अ वे
हम लोग उसको एडजस्टमेंट करवा के कर सकते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है, ट्रिक क्वेश्चन है, इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन खाली वो एडजस्टमेंट करना आपको याद रखना है। 83 क्वेश्चन, द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 15। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, देखो 5 चीज़ों का मीन एवरेज होता है 15। तो इंडिविजुअल चीज़ों को आपका कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी टोटल 5 गुना 15 होनी चाहिए। तो इमीडिएटली एज सुन एज यू रीड दिस स्टेटमेंट, जैसे ही आप वो स्टेटमेंट पढ़ लेते हो, आपके दिमाग में ये आना चाहिए कि इंडिविजुअल नंबर क्या है मुझे कुछ पता नहीं है, लेना देना है भी नहीं, लेकिन अगर 5 चीज़ों की एवरेज 15 है तो उनकी टोटल पक्का 5 गुना 15 होनी चाहिए। तो देखो x1, x2, x3, x4, xy ऐसे 5 चीज़ों को मान लेते हैं, तो 5 चीज़ों की जो टोटल है वो 75 होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डिवाइडेड बाय 5 उधर लेके गए। तो मीन ऑफ फर्स्ट 6 ऑब्जर्वेशन, अभी दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। इफ़ यू इंक्लूड वन मोर नंबर, अभी इसमें एक डालना नहीं है, एक एक ऐड नहीं करना है, एक छठा नंबर आ गया, मतलब समझ लो कि आपके टीचर ने 5 टेस्ट पहले ऑर्गेनाइज किए थे, लेकिन बच्चे लोग बोले अरे हम लोग को और एक टेस्ट चाहिए, हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ाई नहीं की थी, तो टीचर बोली चलो और एक टेस्ट रख लेते हैं। तो अभी छठी टेस्ट भी आ गई जो ओरिजिनली प्लान नहीं थी। तो अगर पहले 5 टेस्ट का एवरेज निकाला जाए तो 15 था, तो मेरा 5 टेस्ट का टोटल 75 था। लेकिन छठी टेस्ट आने के बाद में क्या हो गया, अभी नंबर 1 एक नया ऑब्जर्वेशन आ गया, अभी x6 आ गया। अभी पहले तो x1 से x5 तक की है, और अभी 5 से डिवाइड करने के बदले में मैं 6 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि अभी 6 चीज़ों के मीन एवरेज निकाली जा रही है। तो सेम लॉजिक करके दोनों चीज़ों की टोटल, पहले 6 चीज़ों की टोटल अभी 102 हो जाएगी, क्योंकि 17 गुना 6, अगर आपके टेबल्स याद है तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अभी 6 चीज़ों की टोटल 102 है, और उसमें से पहले 5 वाली चीज़ों की टोटल है 75। तो छठी आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं, जो कि उन दोनों में का डिफरेंस आ जाएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा x6 इज 27। तो इसका मतलब है छठे टेस्ट में आपको 27 मार्क्स मिले हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। द मीन ऑफ ऑब्जर्वेशन 15 एंड इफ द मीन ऑफ फर्स्ट 3 ऑब्जर्वेशन, थोड़ा दिखने में वो पहले जैसा ही क्वेश्चन है, लेकिन चलो देखते हैं। 5 ऑब्जर्वेशन 15 का एवरेज देती है, तो इसका मतलब है वो 75 हो जाएगी, और उसमें से पहले 3 का एवरेज निकालोगे तो 14 आता है, तो इसका मतलब है पहले 3 42 देती है टोटल, और आखिरी वाली 3 देती है 17, ये 17 होना चाहिए था एक्चुअली, तो वो हो जाता है 51। तो अभी देखो, अभी पहले 3 की टोटल है 42, आखिरी 3 की टोटल है 51, तो मैंने पर्पजली उसको थोड़ा सा गैप लेके रखा है। x1, x2, x3 इज 42, x3 इसके नीचे आ गया, x4, xy 51। अगर इनके टोटल करोगे तो x1, x2, x3, x5, x4, xy एंड x3 रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में वो डबल आ रहा है। तो इसका मतलब है x3 डबल आने के बाद में ये होता है, लेकिन पहले 5 का टोटल जो है वो 75 है, तो x3 जो एक्स्ट्रा बचता है वो आपका आ जाएगा 18। थर्ड ऑब्जर्वेशन पूछा है, उसकी वैल्यू आ जाएगी 18। स्टैटिस्टिक्स कंटिन्यू करेंगे 85 में। एवरी टीम ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा कंसिस्टिंग इज डिक्रीज, मतलब हर एक ऑब्जर्वेशन को 2 से अगर घटाया जाएगा तो पूरे एवरेज पे क्या इफेक्ट रहेगा। चलो ट्राई करते हैं। समझ लो कि पहले हमारे पास n ऑब्जर्वेशन है, x1, x2, x3, x4, और एवरेज निकालते वक्त क्या करते हैं, उनके टोटल करके उनके n से डिवाइड करते हैं। तो ओल्ड मीन आपका ये पहला वाला फॉर्मूला है। अभी क्या उन्होंने दिया है कि हर एक ऑब्जर्वेशन, समझ लो टीचर ने गुस्सा होकर हर एक क्वेश्चन में से आपको, हर एक टेस्ट में से आपके 2-2 मार्क हटा दिए, क्योंकि आपने कुछ शरारत कर दी या फिर कुछ कर दिया। आपको टीचर को पता चला कि अरे यार मैंने गलती से हर एक में 2-2 मार्क एक्स्ट्रा दिए, तो चलो हटा लिए। तो अभी x1 नहीं है, x1 -2 है, x2 नहीं है, x2 -2 है। हर एक टेस्ट का स्कोर आपका 2 से घटाया गया, तो आपका नया एवरेज ये रहेगा। तो आपको उसको मैनिपुलेशन करना है x1, x2, x3 को, एंड ये -2 दूसरे ब्रैकेट में डालते हैं, तो ये एक एवरेज हो गया माइनस ये दूसरा एवरेज हो गया। तो ये तो आपका ओल्ड एवरेज है, और ये तो 2 + 2 + 2 n टाइम्स डिवाइड बाय n करेंगे तो 2n/n, n कैंसिल हो जाएगा। तो आपका नया एवरेज है वो पुराने एवरेज से जब 2।
तो इसका मतलब है अगर आप हर एक ऑब्जर्वेशन से दो 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 चीज़ें कम करते थे तो आपका नया एवरेज भी 2 से कम हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 होना जरूरी नहीं है, 3 होगा तो भी सेम लॉजिक। अगर टीचर ने 3-3 मार्क कट कर दिए तो आपका नया एवरेज पुराने एवरेज से 3 से कम हो जाएगा। ये क्वेश्चन था 85, ऑप्शन आपका ए। चलते हैं क्वेश्चन 86 में। फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन क्लास और फ्रीक्वेंसी का एक टेबल दिया है, लोअर लिमिट्स ऑफ मीडियन क्लास एंड मॉडल क्लास। तो अभी मॉडल क्लास तो निकालना आसान है क्योंकि मेरे ख्याल से फ्रीक्वेंसी इसकी सबसे ज़्यादा है, तो मॉडल क्लास आपका 15 to 20 आ जाएगा क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होता है वो मोड होता है। लेकिन मैंने यहाँ पे एक CF बोलेगा तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, संचित वारंवारता का एक टेबल बनाया है। तो वो है पहले में जैसे का जैसे कॉपी करो। ये 25 कैसे आ गया, पहले 10 को 15 में ऐड करो, बाद में 25 को 12 से ऐड करो, 37 हो जाता है, 37 को 20 से ऐड करो एंड 57 को 9 में ऐड करो, 66। तो आपका मिडल वैल्यू कितना जाएगा, ये तो आपका मॉडल क्लास हो गया। मॉडल क्लास का तो कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। मीडियन के लिए आपको सोचना पड़ेगा, 66 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, उसके मिडल वैल्यू 33 रहेगी और जो 33 रहेगी वो इस क्लास में है, 37 वाले क्लास में। तो आपका ये मीडियन क्लास रहेगा। तो उन्होंने क्या पूछा है, लोअर लिमिट की टोटल। तो मीडियन क्लास की लोअर लिमिट है 10 और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट है 15, उनके टोटल करेंगे तो आ जाएगा आपका 25। क्वेश्चन 87 में चलते हैं। मॉडल क्लास, ये भी अभी यहाँ पे ये जो दिया है, दिस इज नॉट फ्रीक्वेंसी। ये मुझे कैसे पता चला, फ्रीक्वेंसी नॉर्मली पहले कम होती है, बढ़ती है और एंड में वापस कम होती है। अगर कोई चीज़ कंटिन्यूसली बढ़ती जा रही है तो इसका मतलब है आपको थोड़ा चौकन्ना रहना है, यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि और मार्क्स बिलो पूछा है, लिखा है यहाँ पे, दैट इज ऑल्सो वन हिंट, वन क्ल्यू है। तो ये जो आपकी है वो फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कैसे कर सकते हो, 10 के नीचे 3 लोग हैं, 20 के नीचे 12 लोग हैं, तो इसका मतलब है 10 और 20 के बीच में 9 लोग हैं। 9 कैसे आ गए, 12 माइनस 3। और 20 और 30 के बीच में से 15 लोग हैं, वो कहाँ से आ गए, 27 माइनस 12। 30 और 40 के बीच में कितने लोग हैं, 30 लोग हैं। और 40 और 50 के बीच में ये कितना होता है, 7 आई थिंक 18, राइट। और इन 50 और 60 के बीच में से 5 लोग हैं। तो मोस्ट पॉपुलर क्लास कौन सा है आपका, 30 to 40। तो मॉडल क्लास इज, क्योंकि वहाँ पे 30 लोग हैं, ज़्यादा लोग हैं सबसे। चलो प्रोबेबिलिटी करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88। प्रोबेबिलिटी में 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, दे विल शो डिफरेंट रिजल्ट, डिफरेंट नंबर्स। अभी प्रोबेबिलिटी 2 डाइस अगर आप फेंकते हो तो आपके ये सब कॉम्बिनेशंस है, टोटल 36 कॉम्बिनेशन है, वो आपको डिफरेंट रिजल्ट दिखाना चाहिए। चलो डिफरेंट रिजल्ट दिखाना हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। सेम रिजल्ट की बात करेंगे तो सेम रिजल्ट कभी आता है, ये जो 6 ऑब्जर्वेशन है वो सेम है, तो ये 6 छोड़ के बाकी के सब है वो डिफरेंट है। तो सेम की प्रोबेबिलिटी है 6/36 विच इज़ 16। तो डिफरेंट की प्रोबेबिलिटी, क्योंकि स्कोर आइदर सेम रहेगा या फिर डिफरेंट रहेगा, तो डिफरेंट नंबर की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/6 है विच इज़ 5/6। सो दैट्स योर आंसर। याद रखना है कि पहले वाला जो दिखा है वो सेम का है, लेकिन हम लोग को सेम नहीं चाहिए, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हटानी है 1 में से। इन अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, single throw of 2 dice, the probability of getting 12 as a product of 2 numbers। वापस रिपीट करता हूँ वही सेम स्टोरी। ये सब आपका सैम्पल स्पेस है, ऑल पॉसिबिलिटीज। रिमेंबर डाई में 1 से लेकर 6 तक कुछ भी आ सकता है, और 2 बार किया इसका मतलब है पहले 1 से 6 कुछ भी आ सकता है, दूसरे में भी 1 से 6 कुछ भी आ सकता है। तो टोटल आपके पास 6 गुना 6 टोटल 36 पॉसिबिलिटीज है, और ये सभी 36 पॉसिबिलिटीज मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किए। अभी इसमें से ये तो सैम्पल स्पेस हो गया, ये तो ऑल पॉसिबिलिटी हो गया, इसमें से हमको अच्छी कौन सी लगती है। तो क्या पूछा है यहाँ पे, गेटिंग 12 एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। हम लोग को ऐसा चाहिए जो 2 स्कोर आए हैं, जो 2 नंबर्स आए हैं, उनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन 12 होना चाहिए। तो ऐसे कौन से हैं इसमें, तो ये देखो 2 6 आ गया तो वो 12 हो सकता है उनका प्रोडक्ट। 3 4 भी आ सकता है, 4 3 भी आ सकता है, और 6 2 भी आ सकता है।
तो ऐसे 4 चीज़ें हैं जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो 36 में से 4 तो बोलेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/9। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज फेवरेबल, मतलब जो कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल, फेवरेबल अपॉन टोटल। तो फेवरेबल हमारे 4 है जो कि यहाँ पे मैंने बॉक्स में से दिखाया है, और 36 तो ऑल टुगेदर है क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 6 गुना 6 36 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/9। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 पे। फॉर एन इवेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, होने की संभाव्यता और न होने की संभाव्यता। अगर दो ही पॉसिबिलिटी है, आइदर प्रोबेबिलिटी हो जाएगी या फिर कुछ हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, आइदर बारिश गिरेगी या नहीं गिरेगी, तो ये दोनों मिलके एक ही होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओरिजिनल इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट, न होने की प्रोबेबिलिटी। ये बार जो दिखा है, ये बार का मतलब है ना होने की, और बिना बार का जो है होने की और ना होने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है, तो 1 हो गई। तो बारिश आए बारिश ना आए, दोनों मिलके तो 100%, उसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है Q की वैल्यू जो है यहाँ पे 1 है, तो Q की वैल्यू इसमें डालेंगे तो 1 स्क्वायर माइनस 4 दैट विल कम आउट टू बी -3, और ये आपका आंसर है। दिखने में एक क्वेश्चन अजीब लगता है कि क्या पूछा क्या है, मुझे समझ में नहीं आता है। आपको सिर्फ याद रखना है कि होने की प्रोबेबिलिटी और ना होने की प्रोबेबिलिटी दोनों, उनकी टोटल हमेशा 1 होती है, क्योंकि आइदर चीज़ होगी या नहीं होगी, उनके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। तो दिस इज ऑलवेज 1। क्वेश्चन नंबर 91 में जाते हैं। 1 टिकट इज ड्रॉन, आपके पास 1 से लेकर 40 तक टिकट एक बॉक्स में है, और प्रोबेबिलिटी आपको पूछी है 7 का मल्टीपल। 7 के मल्टीपल 7, 14, 21, 28 एंड 35। यहाँ पे 35 पे ही मैं रुक क्यों गया, क्योंकि आगे का जो नंबर है 42 वो तो इस पे है ही नहीं, नंबर तो 40 तक ही है, तो 42 लिखने का कोई मतलब ही नहीं। तो अभी टोटल नंबर 40 है, उसमें से 5 आपके फेवरेबल है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी फेवरेबल अपॉन टोटल, 5 आपके कंडीशन सेटिस्फाई करने वाले फेवरेबल है और 40 आपके ओवरऑल है, तो 1/8 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 92 में जाते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, 1 से लेकर 15 में मल्टीपल ऑफ 4 कितने आ जाएंगे? मल्टीपल ऑफ 4, 4, 8, 12, अभी 16 में नहीं ले सकता क्योंकि 15 ही नंबर है, तो 12 तक रुकना पड़ेगा। तो टोटल नंबर 15 है, उसमें से 3 फेवरेबल है, तो प्रोबेबिलिटी में कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ कंसेप्ट पता होना चाहिए, क्या पूछा है वो पता होना चाहिए, और एक ही फॉर्मूला है मेन, कि फेवरेबल अपॉन टोटल, जो चीज़ आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हो डिवाइडेड बाय ऑल टुगेदर कितना है। कभी कभी वो पूछते हैं कि ओरिजिनल और कॉम्प्लीमेंट, होना और न होना, दोनों टोटल 1 होते हैं, तो न होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस होने की प्रोबेबिलिटी है, वो एक फॉर्मूला है। तो आपका आंसर रहेगा, एक्चुअली मैंने थोड़ा मिस्टेक किया हुआ है वहाँ पे, फ्रॉम द लेटर्स ऑफ मोबाइल। अभी मोबाइल मतलब उन्होंने पूछा है कि वॉवल मतलब स्वर, और कॉन्सोनेंट बोलेगा तो व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर कौन से होते हैं अंग्रेजी में? A E I O U 5 स्वर है, बाकी सब व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स है। तो अभी इसमें से O आपका स्वर है, I आपका स्वर है, और E आपका स्वर बोलेगा तो वॉवल, तो वो चाहिए। तो अभी देखो पूरे 6 वर्ड है, उसमें से 3 आपको वॉवल है, तो हाफ हो गया प्रोबेबिलिटी, एंड दैट्स योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 94 में जाए। बैग कंटेन, ये तो बहुत बढ़िया होता है, रेड बॉल व्हाइट बॉल, सबके पहले तो टोटल मारते हैं, 3 + 5 होता है 8 + 7 15 हो जाता है। अभी पूछा है कि आपको रेड नहीं चाहिए, आपको रेड वाले से नफरत है, ब्लैक वाले से नफरत है, तो आपको अभी चाहिए कौन से? रेड नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, तो आपको रेड नहीं चाहिए, ब्लैक नहीं चाहिए, तो वाइट बॉल चाहिए। तो वाइट बॉल आपका 5 बॉल है और 15 में से, तो आपका प्रोबेबिलिटी आ जाएगा 5 / 15। फाइनल आंसर इज 1 / 3, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 95 पे जाते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बैड एग, ये होना ना होना जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था उसमें आते हैं। वो अंडा रहेगा, वो आइदर अच्छा रहेगा बुरा रहेगा, एग विल बी आइदर गुड और बैड। तो अभी बैड का प्रोबेबिलिटी दिया है 0.045। अभी देखो सब मिला के एक प्रोबेबिलिटी होती है, और बैड की प्रोबेबिलिटी इतनी है, तो गुड की कितनी रहेगी? गुड की रहेगी 1 माइनस ये प्रोबेबिलिटी, बैड एग अपॉन टोटल एग। हम लोग पहले बैड एग निकाल सकते हैं। बैड एग की प्रोबेबिलिटी कितनी है?
0.045, बैड एग्स हम लोग को कितने मालूम नहीं है, डिवाइड बाय 4 से, तो बैड एग हमारे पास 18 है। पूरे 400 में से 18 बैड है, तो बचे हुए 382 गुड है। तो आपके नंबर पूछा है तो इससे जा सकते हैं। प्रोबेबिलिटी कौन सी नहीं हो सकती, क्वेश्चन 96 में जाएंगे। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, एक्सट्रीम वैल्यूज आर इंक्लूडेड। 0 और 1 में से ही रहेगी वो प्रोबेबिलिटी। 0 भी हो सकते हैं लेकिन नेगेटिव नहीं होगी, और 1 भी हो सकती है, इन दोनों के बीच में कुछ भी हो सकता है, 1 के आगे नहीं हो सकती। तो ऐसा कुछ ऑप्शन ढूंढना है। पहला ऑप्शन है 0, पॉसिबल है, हाँ हाँ क्यों नहीं, क्योंकि ये 0 लेस देन और इक्वल टू, खाली लेस देन होता था तो मैं इम्पॉसिबल, तो लेस देन इक्वल टू मतलब 0 भी अलाउड है। दूसरा नंबर है 7 डिवाइडेड बाई 0.01, ये कैलकुलेट करोगे तो 700 आता है, जो कि इम्पॉसिबल है। तीसरा नंबर 0.07, वो 0 और 1 के बीच में पॉसिबल है, और 0.07 डिवाइड बाई 3, ये भी 0 और 1 होने की वजह से पॉसिबल है। तो आपका आंसर जो है वो सेकंड ऑप्शन है, 7 डिवाइडेड बाई 0.01, क्योंकि उसके आंसर आता है 700, जो कि हाईली इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 97 में जाते हैं। 3 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली। चलो उसका सैंपल स्पेस मतलब क्या क्या तरीके से आ सकते हैं। तीनों हेड आ सकते हैं। अभी देखो, एक टेल आ जाएगा तो बाकी 2 एज। अब ये जो टेल है वो लास्ट आ सकता है, बीच में आ सकता है, एंड में आ सकता है। तो एक टेल वाले 3 पॉसिबिलिटी है। सिमिलरली एक हेड वाले 3 पॉसिबिलिटी है, पहला आ सकता है, दूसरा आ सकता है, तीसरा, या फिर सभी टेल आते हैं। तो अभी 3 कॉइन टॉस किए तो आपका 8 पॉसिबिलिटी आ सकता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट द मोस्ट 1 टेल, एट द मोस्ट बोलेगा तो मैक्सिमम 1 आना चाहिए। 0 चलेगा, 1 चलेगा, एट द मोस्ट बोलेगा तो 0 चलेगा, 1 चलेगा, 1 के ऊपर नहीं चलेगा। तो इसमें से अभी ये जो है, जो बॉक्स में दिखाया है, वो सेटिस्फाई करते हैं, क्योंकि एट द मोस्ट बोलेगा तो 0 चलेगा, यस 0 टेल, इसमें 0 टेल है और इसमें 1 टेल है। तो 8 में से 4 ऐसे हैं जो अपने को चल सकते हैं, तो 4/8। क्वेश्चन 98 में जाते हैं। 2 डाइस आर थ्रोन टुगेदर, अगर वही वापस ड्रामा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर अपर फेसेस। अभी जो पहला स्कोर और दूसरा स्कोर जो आएगा, पहला नंबर और दूसरा नंबर जो आएगा, उसमें डिफरेंस, फर्क होना चाहिए 3 का। तो अभी इसमें से ढूंढ लेते हैं। 36 तो ऑल टुगेदर है, उनमें से ये 1/4 चलेगा, क्योंकि उनमें से 3 का डिफरेंस है। तो 4/1 भी चलेगा। अभी बोला नहीं है कि पहला ज़्यादा होना चाहिए दूसरा, सिर्फ बोला है फर्क। तो पहला भी ज़्यादा हो सकता है, दूसरा भी ज़्यादा हो सकता है। तो 1/4 चलेगा तो 4/1 भी चलेगा, 2/5 चलेगा तो 5/2 भी चलेगा, और 3/6 चलेगा तो 6/3 भी चलेगा। तो 36 में से 6 चलेगा, 1/6 इज योर आंसर। लेट्स गो टू 99 क्वेश्चन। अभी इसमें थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूँ मैं कि उन्होंने पूछा है कि नॉट एन एस। बहुत लोगों को ये टर्मिनोलॉजी मालूम नहीं रहती है। अगर आपके पास कार्ड, अगर ताश आप खेलते हो, पत्ता खेलते हो, तो कार्ड्स आपके पास 2 कलर के होते हैं, रेड और ब्लैक। रेड में आपके पास 2 होते हैं, हार्ट और डायमंड, और ब्लैक में आपके होते हुए क्लब और स्पेड। इनको बोलते हैं सूट। तो आपके पास 4 सूट है, 4 में से 2 काले कलर के हैं, 2 लाल कलर के। हर एक में आपके पास 1 से लेके 13 कार्ड होते हैं। तो पहले वाले कार्ड को बोलते हैं इक्का या फिर एस, बाद में दूरी तीरी वॉट एवर, एंड देन अप टू 9 आपके पास नंबर वाले कार्ड है। तो ये इनको बोलते हैं नंबर वाले कार्ड। और उसके बाद में आपको जोकर, क्वीन और किंग आते हैं। गुलाम रानी राजा, वो उनको फेस कार्ड बोलते हैं, क्योंकि उनकी शक्ल उसके ऊपर प्रिंट होती है। तो जब वो फेस कार्ड की बात करेंगे तो ये 3 कार्ड आप ये करते हैं। तो ऑल टुगेदर आपके पास टोटल 4 सूट है, हर एक में 13 कार्ड है, 10 + 3। तो आपके पास ये 13 कार्ड है हार्ट वाले, ठीक है, ये 13 कार्ड है डायमंड वाले, चौकट वाले, ये आपके क्लब वाले कार्ड है, और ये स्पेड वाले कार्ड है। तो ऑल टुगेदर आपके पास 52 कार्ड्स है। और आपको चाहिए क्या, नॉट एन एस। आपको इक्का छोड़ के कोई भी चलेगा। तो इक्का छोड़ के कोई भी चलेगा तो ये 4 नहीं चलेंगे। इसका मतलब है ये बाकी के 48 कार्ड्स आपको चलेंगे। तो आपकी प्रोबेबिलिटी होगी 48 डिवाइडेड बाय 52। और लास्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बैग कंटेन्स 5 रेड बॉल्स एंड ग्रीन बॉल्स। अभी इसमें पिछले किया था वैसे ही, एक्सेप्ट ग्रीन बॉल की क्वांटिटी दी नहीं है, और उन्होंने बोला कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी 3 गुना है रेड बॉल से कंपेयर। ठीक है, तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, फेवरेबल अपॉन टोटल। अभी यहाँ पे ग्रीन की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ग्रीन कितने हैं, n। तो 5 + n कहाँ से आ गए, टोटल बॉल कितने हैं, 5 + n।
तो ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी है फेवरेबल अपॉन टोटल। फेवरेबल ग्रीन हमारे n है, टोटल 5/n है, 5 + n है। और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी है 5, क्योंकि हमारे पास 5 ही रेड बॉल है और टोटल तो सेम रहेगा 5 + n। अभी उन्होंने दिया है कि ग्रीन बॉल की प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी से 3 गुना है। सब्सटीट्यूट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, n की वैल्यू 15 आ जाती है, वो आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे अभी रुकते हैं हम लोग। होपफुली आपको अच्छा लगेगा, अच्छा लगा होगा। यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारी वेबसाइट भी देखें vidyanthi.com। यहाँ पे ऑल क्वेश्चंस, होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व किए आपको एग्जाम में शायद काम आ जाएंगे। और दैट्स ऑल फॉर द टाइम बिंग। दिस इज़ प्रशांत सर। आपको और मैं कंटेंट लेके आ जाऊँगा। सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।